क्लोजिंग ऑफ थिएटर बाय द प्यूरिटन्स इन 1642। अब ये प्यूरिटन्स कौन है? तो एक प्यूरिटन्स का एक पीरियड आया जहाँ पे ये जो रिनेसेंस वाला पीरियड जो है वो पीछे गया, और सिर्फ वहाँ पे मोरालिटी टाइप के आप प्ले लिखिए, ज़्यादा हॉरर या फिर कॉमेडी वगैरह इन चीज़ों को वो परमिट नहीं किया करते थे, तो वो प्यूरिटन्स का एज कहलाता है। और उस ज़माने में जो कुछ राइटिंग्स आए तो उनमें वो कहते हैं कि इन द ईयर ऑफ 1642 ब्रॉट दिस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा टू एन एंड। तो प्यूरिटन्स ने ये जो ग्रेटेस्ट एरा जो था इसको एंड में लाए। विद द सिविल वॉर्स हुआ था उस दरम्यान, नो थिएटर एग्जिस्टेड बिटवीन 1642 टू 1660। तो ये सिविल वॉर का ये दौर है, ये 1642 टू 1660। इस तरह से इस दरम्यान हमें कोई भी थिएटर परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली, और कुछ नई चीज़ें यहाँ पे नहीं आ सकी, बिकॉज द ड्रामा इट वाज जस्ट इन अ डॉर्मेंट स्टेट। ओके, द नेक्स्ट फेज विच appeared after the restoration produced a very different kind of dramatic literature। और उसके बाद में जो आया वो आया रिस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, यानी फिर से जो पुराना वाला दौर था वो वापस आया, और इसे कहते हैं रिस्टोरेशन पीरियड। तो इनमें जो ड्रामाटिस्ट थे इस दौर में वे थे चैपमैन, थॉमस मिडल्टन, वेबस्टर एंड डेकर वेयर एट द फोरफ्रंट। वे सबसे आगे थे। ओके, देन व्हेन चार्ल्स सेकंड, ये किंग थे, ये केम बैक with the restoration of 1660, the theaters were reopened। थिएटर्स को 1660 के बाद में रीओपन किया गया, और चार्ल्स सेकंड जो है इनके वजह से ये हो सका। द रिस्टोरेशन कॉमेडी अचीव्ड इट्स पिक्यूलियर एक्सेलेंस। तो यहाँ पे रिस्टोरेशन का एक दौर आया, और इस रिस्टोरेशन में यहाँ पे जो कॉमेडी जनर जो है ये खास करके उभर के आया। ड्रामा डेवलप्ड इनटू क्लास ड्रामा विथ अपर क्लास इथोज। तो जो भी अपर क्लास जो था, इनके जो भी एक तरह से ट्रेंड थे या फिर उनके बिलीफ जो थे या फिर इनके जो भी कल्चर था, ये कल्चर हमें खास करके देखने को मिला। इट लास्टेड बियॉन्ड, यानी ये चला कब तक चला? दिस पीरियड इनटू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी। तो 1700 के बाद में का जो एक बिगिनिंग का पीरियड जो है वहाँ तक के ये इस तरह का अपर क्लास का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें रिस्टोरेशन कॉमेडी में या फिर रिस्टोरेशन पीरियड में देखने को मिलता है। कॉमेडी इन द अर्ली 18th सेंचुरी डिक्लाइन इनटू सेंटिमेंटलिज्म, और ये कॉमेडी जो है उसके बाद में ये डिक्लाइन हुई, कम कम होते आई, और ये आई सेंटिमेंटलिज्म यानी इमोशनल एक जैसे हम बोलते हैं। तो एक तरह से वो सीरियस जनर में चेंज होते गई। इट बिकेम कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और उसके बाद में आई यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यहाँ पे कहते हैं कि जॉर्ज इथरेज was the most important exponent। जॉर्ज इथरेज ने यहाँ पे जो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। आगे कहते हुए कि फ्रॉम सच डेप्थ्स द ड्रामा वाज रेस्क्यूड बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन। तो यहाँ पे ऑलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडन जो है उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर से इनको चेंज करे, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया जॉर्ज इथरेज के द्वारा, और उसके बाद में ये चेंज हुआ, यानी इसको फिर से ये इसमें कि ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की ट्रेंड है ये चेंज होते गई, और फिर यहाँ पे मेनली वर्क जो होता है वो आया ऑलिवर गोल्डस्मिथ का और रिचर्ड शेरिडन का। विथ शेरिडन समथिंग ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ
restoration dialogue returned into comedy, but with more genial atmosphere. ओके, तो यहाँ पे जो भी रिस्टोरेशन एरा जो था, यहाँ पे कई टाइप के चेंजेस आए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसके बाद में फिर से यहाँ पे जो कॉमेडी जो है वो फिर से कॉमेडी आई इसमें। इसके बाद में यहाँ पे जो वर्क आता है वो शेरिडन का वर्क आता है यहाँ पे। उन शेरिडन के बाद में एक तरह से यहाँ पे वो कहते हैं कि जेनाइल एटमॉस्फेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो एक तरह से एक प्योर कॉमेडी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलने लगी। द कैरेक्टर्स वेयर फर्मली प्रेजेंटेड विथ क्लैरिटी, रेमिनिसेंट ऑफ जॉनसन, but with no depth in Sheridan's world, no new interpretation of human nature. In this, he was nearer to Oscar Wilde than to Johnson. तो शेरिडन का वर्क जो है ये हमें ऑस्कर वाइल्ड की बजाय एक जो बेन जॉनसन जो थे उनके ज़्यादा क्लोज हमें लगता है कॉमेडी में। इसके बाद में कहते हैं कि इसके बाद में आता है मॉडर्न ड्रामा, ये थर्ड पार्ट है ये। तो मॉडर्न ड्रामा में क्या हुआ, तो द मॉडर्न थिएटर with its picture frame stage, its actresses taking female parts, फीमेल को यहाँ पे पार्ट मिलने लगा एक्ट्रेसेस करके, इट्स मूवेबल सीनरी, घूमता हुआ थिएटर जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया, डिज़ाइन टू क्रिएट अ विजुअल इमेज ऑफ द लोकल ऑफ ईच सीन, ओके, एंड its artificial light was developed during the restoration period. There is clear influence of France on theatre, the audience and the themes. तो एक फ्रेंच ड्रामा जो है इसका इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे मॉडर्न ड्रामा में देखने को मिला। The drama of the early 19th century was on the whole on the way to decline for many reasons. और 19th सेंचुरी में डिक्लाइन हमें ड्रामा का देखने को मिला, यानी एक तरह से यहाँ पे एक तरह से हमें ड्रामा में वो इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला जो कि हमें पहले के दौर में देखने को मिलता था। द थिएटर वॉज होम मेनली टू इरेगुलर स्पेक्टेकल, मेलोड्रामा एंड फार्स। तो ये कुछ नई टर्म्स यहाँ पे आने लगी। द थिएटर वॉज होम मेनली टू इरेगुलर स्पेक्टेकल, जो स्पेक्टेकल जो थे यानी व्यूअर्स जो थे वो इरेगुलर थे। साथ ही में यहाँ पे मेलोड्रामा और फार्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। तो मेलोड्रामा यानी होता है अ ड्रामा इन विच एक्शन इज़ मोर सैलिएंट देन कैरेक्टराइजेशन, तो एक्शन के ऊपर ज़्यादा वेटेज रहता है यहाँ पे। फार्स का मीनिंग होता है रिडिक्यूलस, ठीक है, तो इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस, रिडिक्यूलस यानी जैसे यहाँ पे एक तरह से मॉकरी हम जिसको बोलते हैं, टू लाफ एट, तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस धीरे धीरे होने लगी। अ सिंपल एक्सटर्नल रीजन कैन बी फाउंड इन द मोनोपोली हेल्ड बाय टू हाउसेस। तो यहाँ पे दो हाउसेस का एक तरह से रीज़न था, वे थे यहाँ पे कॉन्वेंट गार्डन एंड डेयरी लेन, ओके। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि यस, कॉन्वेंट गार्डन एंड ड्यूरी लेन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सीरियस ड्रामा। ये सीरियस ड्रामा इनकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। द ऑडियंस विच gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience. The danger in the 19th century theatre was that above all it was unrelated. It was unrelated to the life of the time. It was not related, यानी हमें जो एक तरह से कंटेम्पररी थिएटर या फिर कंटेम्पररी जो भी टॉपिक्स है इनको जैसे डिस्प्ले यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया।
Then the changes in the structure of society had so modified the human personality itself that a new interpretation was essential. और इसके बाद में एक नया इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ज़रूरी हो गया। और यहाँ पे फिर एंट्री होती है इब्सेन की। तो इब्सेन द ग्रेट नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, नॉर्वे के वो ड्रामाटिस्ट थे और उन्होंने 19th सेंचुरी में कौन सा वर्क किया? तो 19th सेंचुरी डोमिनेट्स द रियलिस्टिक ड्रामा। तो रियलिस्टिक ड्रामा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इब्सेन ने सबसे पहले 19th सेंचुरी में। ही डेवलप्ड मॉडर्निस्ट, रियलिस्ट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल ड्रामाज लाइक द डॉल्स हाउस, घोस्ट्स एंड एन एनिमी ऑफ द पीपल। ओके, ये मेनली ये ड्रामा उन्होंने लिखे और वो काफ़ी पॉपुलर हुए क्योंकि हमें यहाँ पे एक हिंट मिलती है रियलिटी की, सोशल नेचर की और साइकोलॉजिकल भी यहाँ पे इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन ड्रामाज में, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए उस दौरान। दे आर फार मोर सटल इन स्टेज क्राफ्ट एंड प्रोफाउंड इन थॉट than anything in the modern English theatre, but it was only George Bernard Shaw। और यहाँ पे फिर एंट्री हुई जॉर्ज बर्नार्ड शा की, जो कि काफ़ी ग्रेट ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं। और उन्होंने क्या किया? who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contributions and experimentation। He was the most brilliant playwrights of his times। ओके, तो जॉर्ज बर्नार्ड शा है, उनका काफ़ी ग्रेट एक इन्फ्लुएंस रहा है ड्रामा के ऊपर और ही हैड रिटन ग्रेट ड्रामाज ड्यूरिंग दैट पीरियड। इनके बारे में कहते हैं कि ही अलोन हैड अंडरस्टूड द ग्रेटनेस ऑफ इब्सेन and he was determined that his own plays should also be a vehicle for ideas। ओके, तो उन्हें ऐसे लगने लगा कि उनके खुद के ड्रामा जो है वो भी एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, व्हीकल होनी चाहिए टू डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ आइडियाज थ्रू द ड्रामा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलिवेशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा टू द ब्रिलियंस ऑफ द नॉर्वेजियन फेल विथ ऑस्कर वाइल्ड एंड G.B. Shaw in the late 19th and early 20th century। G.B. Shaw यानी जॉर्ज बर्नार्ड शा और ऑस्कर वाइल्ड जो है, इनका वर्क जो है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू इब्सेन, ओके, द नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट। 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete। ओके, तो 20th सेंचुरी में हमें जो टैलेंट देखने को मिला दैट इज़ फार बेटर दैन द 19th सेंचुरी। यहाँ पे जो वर्क मेनली रहा है वो है H. ग्रैनविल बाकर, जॉन गैल्सवर्दी, सेंट जॉन अर्विन, वेयर सम ऑफ द प्ले राइट्स यानी प्ले राइटर हु एक्सप्लोर्ड कंटेम्पोररी प्रॉब्लम्स, यानी कंटेम्पोररी यानी तत्कालीन प्रॉब्लम जो है उनको उन्होंने एग्जिबिट किया, उनको इन्होंने डिस्प्ले किया अपने ड्रामा के जरिए। सेंट जॉन अर्विन हैड बीन एसोसिएटेड विथ अ ग्रुप ऑफ आयरिश ड्रामाटिस्ट हुज वर्क वाज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन द एबी थिएटर इन डबलिन। ओके, तो एबी थिएटर में इनका परफॉर्मेंस होता था और यहाँ पे वो कहते हैं कि एक तरह से इनका एक तरह से आयरिश ड्रामाटिस्ट का जो ग्रुप जो था, इनसे ये सेंट जॉन अर्विन जो है वो रिलेटेड थे। मच दैट इज बेस्ट ऑफ द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लैंड इन इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम दिस मूवमेंट। और 20th सेंचुरी में जो भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एबी थिएटर। वन ऑफ इट्स ओरिजिनेटर्स was Lady Gregory with W.B. Yeats and J.M. Synge. They were the most important dramatists of this Irish revival who used a sense of tragic irony, a violent species of humor and a rich
and highly flavored language. That was the speciality of their drama. फिर वो कहते हैं T.S. Eliot experimented with Greek tragedy in the early 40s of the 20th century. Other dramatists of the modern era, John Osborne, wrote on people who grew up after the Second World War. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पीपल है उन्होंने उनके बारे में खास करके उनका एक तरह से राइटिंग वर्क है। तो T.S. Eliot एक ग्रेट राइटर थे और एक ट्रैजिक उनका बिहेवियर था। और यहाँ पे जॉन ऑसबर्न जो है उन्होंने खास करके इन चीज़ों को डिस्प्ले किया अपने ड्रामाज में। किंग्सली एमिस रोट अबाउट फ्रूस्ट्रेट एंटी इस्टेब्लिशमेंट यंग पीपल। ओके, तो यहाँ पे फ्रूस्ट्रेटेड एंटी इस्टेब्लिशमेंट या फिर एंटी जो एक थॉट जो है वो थॉट किंग्सली एमिस ने अपने ड्रामा में दिखाया। ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर, ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर ये जो ड्रामा है brought a new vitality to the theatre scene. It was more a cultural phenomena than the work of literature. तो एक तरह से कल्चर को भी ये डिस्प्ले करता है उनका ड्रामा। अदर इम्पॉर्टेंट प्ले राइटर्स ऑफ द मॉडर्न एरा इंक्लूड एंटन चेखव, बर्टॉट ब्रिच, यूगेन ओ'नील, आर्थर मिलर, टेनिस विलियम्स, यूगन लोरेंसो, सैमुअल बकेट एंड हराल्ड प्रिंटर. These were the great writers of that age. Then इंडियन ड्रामा, तो यहाँ पे इंडियन ड्रामा में कहते हैं कि the earliest seeds of modern Indian drama can be found in Sanskrit drama from the 1st century AD महाभाषा बाय पतंजलि। तो यहाँ पे AD महाभाषा जो है जो पतंजलि ने लिखा हुआ है प्रोवाइड्स अ फिजिबल डेट। तो ये कहते हैं यहाँ पे फिजिबल दैट इज द क्लोजेस्ट डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ थिएटर इन इंडिया। ये यहाँ से शुरुआत हुई ऐसा हम कह सकते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस इज अ ट्रीटाइज ऑन थिएटर नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि जिनको एक तरह से ओरिजिनेटर माना जाता है एक तरह से ड्रामा का इंडिया में। इज द मोस्ट कंप्लीट वर्क of dramatology in the ancient world. It gives mythological account of the origin of theatre. Modern Indian drama, however, has influence from all over the world as well as Sanskrit and Urdu traditions also. So that was the beginning in India of the theatre. Okay, so I hope you have understood about the history of English drama and how it is not only a drama but actually it is a kind of a literature and it is a development from the folklore also. So I will stop here students. Thank you.